गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कल की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझा था एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के कॉन्सेप्ट को भी समझा और हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पार्ट को स्टार्ट किया था। तो उससे से रिलेटेड टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे आज। और टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक बार इसको समझेंगे और फिर हम नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? बच्चों, जैसे कि आपने 9th में हेल्थ की डेफिनेशन को समझा कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ, है ना। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अगर सोशल, सामाजिक रूप से अगर वेल्दी है तो उसे हम हेल्दी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ये 3 एस्पेक्ट तो हैं ही, इसके साथ में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को भी ऐड करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से रहेगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्थ। ओके बच्चों, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी है सही से रिप्रोडक्शन के लिए और नए जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हेल्दी पैदा हो, इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना जरूरी है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि जो फैमिलीज हैं उनको कंट्रोल्ड रखना, फैमिलीज को कंट्रोल्ड रखना। एक फैमिली के अंदर 2 या 3 बच्चे ही हो, ऐसा क्यों जरूरी है? जिससे क्या है कि प्रत्येक चाइल्ड को, जो प्रत्येक चाइल्ड है, बच्चा है, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल सके, प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, प्रॉपर फूड फैसिलिटी मिल सके, ठीक है। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब परिवार छोटे होंगे, छोटी फैमिलीज होगी, 2 या 3 ही बच्चे होंगे एक फैमिली के अंदर, तो जो पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर केयर कर पाएंगे हर एस्पेक्ट में। ओके बच्चों, इसलिए ये नीड है फैमिली प्लानिंग की, ठीक है। तो आरसीएच प्रोग्राम 1950 के बाद में इंडिया के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रन किए गए। इसमें एक तो जो मदर है उसकी हेल्थ की पूरी केयर के लिए और जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी केयर के लिए, उनसे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये प्रोग्राम चलाए गए और साथ ही साथ फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझाने के लिए ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा चलाए गए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना, कंसीव का मीन होता है गर्भ धारण करना, और कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है गर्भ निरोधन। यानी कि ऐसे सारे डिवाइसेस, ऐसी सारी डिवाइसेस विच प्रिवेंट्स द कंसीव और प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को एक बार फिर से समझेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें बच्चों फर्स्ट लेते हैं मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल मेथड्स ले लेते हैं। ये तो हो गए बच्चों मैकेनिकल मेथड्स, और फिर हम लेते हैं आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव
इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसमें एक तो है, इन्हें हम आईयूडीज और आईयूसीडीज भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड लेते हैं हम हार्मोनल मेथड, हार्मोनल मेथड। फोर्थ है सर्जिकल और परमानेंट मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन के जो परमानेंट मेथड्स हैं, एक सेकेंड, परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड्स में बच्चों एक तो है वैसिटोमी, वैसिटोमी एंड सेकंड इज द ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, और फिफ्थ जो मेथड है वो है अबॉर्शन। बच्चों कॉन्ट्रासेप्शन की जो डिवाइसेज हैं या मेथड्स को समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड्स में ये कॉन्सेप्ट है कि किसी तरीके से स्पर्म एंड ओव्यूम की मीटिंग को रोका जाए, स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने ही ना दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए डिवाइसेस आती हैं, कॉन्डोम जो कि मेल के लिए भी आते हैं और फीमेल्स के लिए भी आते हैं। तो इनको, ये रबड़ के प्लास्टिक के बने होते हैं और इनको जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर कवर किया जा सकता है, जिससे जो स्पर्म जो रिलीज होंगे वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। फीमेल्स के लिए भी आते हैं, फीमेल भी अपने रिप्रोडक्टिव टैक में इनको यूज कर सकते हैं। सेकंड लेते हैं सर्विकल कैप, जो सर्विकल कैप से ये भी प्लास्टिक की और रबड़ की बनी होती है और इनको सर्विक्स पार्ट में लगाया जाता है, जिससे उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और जिससे जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। इसी तरीके से डायफ्राम जो है बच्चों, ये सेमी ल्यूनर शेप में होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, इनको भी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो वेजाइनल पार्ट है, वहां लगाया जाता है, जिससे स्पर्म्स जो है आगे ट्रेवल ना कर पाए। सेकंड लेते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये बच्चों मेटेलिक भी होती हैं और प्लास्टिक की भी होती हैं, ठीक है। तो जो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, ये 3 to 5 ईयर्स के लिए लगाई जाती है, प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स के हेल्प से ये लगवाई जाती हैं। फीमेल अपने यूट्रस में इनको लगा सकती हैं। इनसे टाइम टू टाइम मेटेलिक आयन रिलीज होते हैं, जैसे कि कॉपर टी मल्टीलोड 375 इनके एग्जांपल हैं। इनसे कॉपर आयन रिलीज होते हैं। ये कॉपर आयन स्पर्म से रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं रहती। थर्ड लेते हैं हार्मोनल मेथड। अच्छा बच्चों, एक चीज और जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, एक ब्रीफ नोट ही है आपके 10th के स्टैंडर्ड में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का या डिवाइसेस का। बच्चों मार्केट में कुछ क्रीम्स एंड जेलीज भी आती हैं जिन्हें फीमेल्स अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट में लगा सकती हैं, जो कि स्पर्मिसाइडल होती है, स्पर्म्स को किल कर देती हैं। नेक्स्ट लेते हैं हार्मोनल मेथड। बच्चों आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा होगा। बच्चों फीमेल्स के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन ओवेरीज के अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और इन फॉलिकल्स से ओव्यूम जो है रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो हार्मोनल मेथड में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव गोलियां, पिल्स जिन्हें कहते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां आती है मार्केट में, और इम्प्लांट जो है मैट्रिस्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिनको स्किन के नीचे, अंडर द आर्म स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, जिनमें प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मुलेशन होता है। तो ये हार्मोन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्लड में रिलीज होते हैं। तो ये एक फीडबैक देते हैं कि हाँ भाई ये हार्मोन रिलीज हो गया है, ठीक है। तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता, जिससे ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता और ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूम रिलीज नहीं होता। तो इन द एब्सेंस ऑफ ओव्यूम जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी शुरू नहीं होगी। ओके बच्चों, तो हार्मोनल मेथड्स भी हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के फॉर्म में यूज आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं परमानेंट मेथड, जिन्हें हम सर्जिकल मेथड भी कहते हैं, और जनरली फीमेल्स इनको ज्यादा अपनाती हैं। ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। मेल के लिए है वैस्टेटोमी,
वेसिटोमी में क्या है, टेस्टिस से जो वासा डिफरेंशिया जो डक्ट्स निकलती हैं उनको कट करके टाइड कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म बनते तो हैं टेस्टिस के अंदर, लेकिन वो यूरेथ्रल पार्ट तक पहुंच नहीं पाते ट्रेवल करके। तो इस मेथड को हम कहते हैं वेसिटोमी। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब के पार्ट को, दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड कर दिया जाता है, जिससे जो ओव्यूम है वो फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए, जो उनका फर्टिलाइजिंग जो पार्ट है वहां तक ना पहुंच पाए। ओके बच्चों, तो इसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड दिस इज यूटिलाइजेज इन द फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी की जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है कि जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज हैं, अनचाही जो प्रेगनेंसीज हैं, वो उसको दूर करने के लिए, दूसरी बात ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें माँ की जान को खतरा है, कुछ कॉम्प्लेक्शंस क्रिएट हो गए हैं, तो उस कंडीशंस में डॉक्टर सलाह देते हैं अबॉर्शन के लिए, जिसे हम एमटीपी कहते हैं। एमटीपी की फुल फॉर्म है मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब डॉक्टर्स की हेल्प से जो है मेडिकली जो है टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को। तो 3 मंथ की जो प्रेगनेंसी है वो सेफ होती है अबॉर्शन के लिए, टर्मिनेशन के लिए। जनरली इस टेक्निक का मिसयूज किया जाता है नॉर्थ इंडिया के अंदर हरियाणा के अंदर जो है फीमेल जो फीटस है उसका सेक्स पहले ही पता लगा दिया जाता है जब वो माँ के यूट्रस में होता है, और अगर वो लड़की है तो फिर फीमेल फीटिसाइड किया जाता है, उस फीटस को गिरा दिया जाता है, अबॉर्ट करा दिया जाता है, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। तो इस टेक्निक का मिसयूज भी होता है। ओके बच्चों, तो ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, एसटीडीज। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, अब हम कुछ ऐसी डिजीजेस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि ब्रीफ में करेंगे, खाली पैथोजन ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर इस डिजीज में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज वो डिजीजेज हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा एक से दूसरे में, मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज कहते हैं, और वेनेरियल डिजीजेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनेरियल डिजीजेज कहते हैं, वेनेरियल डिजीजेज कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये इस डिजीज, इनके अंदर मैं एक कॉमन सिम्टम्स बता देता हूं कि इन डिजीजेज के अंदर कॉमन सिम्टम क्या रहते हैं। कि एक तो जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, वो जो पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, वहां रैशेज हो जाते हैं, पस बढ़ जाता है, ईचिंग होती है तेज, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, फीवर भी आ सकता है। और इसके अलावा जो एड्स डिजीज को हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर तो जो इम्यून सिस्टम है वो पूरा ही डैमेज हो जाता है, पूरा वीक पड़ जाता है, और कई सारे जो इन्फेक्शन हैं वो बॉडी पर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं 4 डिजीजेज आपको बताऊंगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और वेनेरियल डिजीजेज में फर्स्ट डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया बच्चों ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका पैथोजन है निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी। ठीक है बच्चों, तो ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। थर्ड लेते हैं, सेकंड लेते हैं सिफिलिस।
सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम। ओके, थर्ड लेते हैं जेनाइटल वार्ड। ये एक वायरल डिजीज है, वायरल वायरल डिजीज है। पैथोजन का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और फोर्थ जो डिजीज है वो है एड्स। चलो एड्स को समझेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने 4 डिजीजेस के एग्जांपल्स में दिखा रहा हूं आपको, और मैंने नोट्स में भी दिए हैं। दो तो बैक्टीरियल डिजीज है। फर्स्ट है गोनोरिया। गोनोरिया एक बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका पैथोजन है निसेरिया गोनोरी। निसेरिया गोनोरी इज द पैथोजन ऑफ गोनोरिया। तो सिम्टम वही है, ईचिंग होना, रैसेज होना जेनाइटल ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट में, और रैसेज आना, पस बढ़ जाना, वीकनेस आना, फीवर आ जाना, ये सब सिम्टम्स हैं बच्चों। सेकंड लेते हैं सिफिलिस। सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। पैथोजन का नाम है ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम क्या है, पैथोजन है इसका। नेक्स्ट लेते हैं जेनाइटल वार्ड। जेनाइटल वार्ड बच्चों एक वायरल डिजीज है और इसका पैथोजन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं एड्स। हाँ, जो फोर्थ डिजीज है बच्चों ये है एड्स। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और पैथोजन है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ध्यान से देखिए बच्चों, एड्स एक वायरल डिजीज है। इसका जो वायरस है, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर का मतलब होता है अर्जित, इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी कि इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंट हो जाना, वीक पड़ जाना। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है बच्चों, ये जो पैथोजन है HIV, ये एक RNA वायरस है। ये क्या है, एक RNA वायरस है। और ये इसके मेन फैलने का रीजन क्या है, मेन सबसे बड़ा रीजन है अननोन व्यक्ति, अननोन महिला या पुरुष के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट बना लेना, जिससे क्या है कि एक से दूसरे में ये वायरस स्प्रेड हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, पहला रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन है, अगर किसी मदर को वायरस का इंफेक्शन है, एड्स है, और उसके गर्भ में बच्चा है, तो प्लेसेंटा के थ्रू वो जो वायरस हैं वो फीटस के अंदर चले जाएंगे और बच्चा भी एड्स से इंफेक्टेड हो जाएगा। थर्ड रीजन है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से अफेक्टेड है जिसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, तो हो सकता है कि बाय चांस जो है एक HIV पॉजिटिव जो ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया उस व्यक्ति के अंदर, तो उससे उनको एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं कि मेट्रो सिटीज के अंदर जो इंट्रावीनस जो ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा,
तो एक ही इंजेक्शन से कई सारे जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे मतलब ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं अपने वेन्स के अंदर। तो इससे क्या होता है कि बाय द वे अगर किसी एक को एड्स है तो इन्फेक्टेड नीडल के द्वारा, सिरिंज के द्वारा जो है वायरस का इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये 4 बड़े रीजन हैं एड्स के फैलने के। ठीक है बच्चों, अब वायरस का नेचर क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपकी क्लास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये। जो HIV वायरस है बच्चों, ये सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये मेमोरी सेल्स हैं। ये क्या है? मेमोरी सेल्स है जो मेमोरी रखती हैं। और बी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये वायरस सबसे पहले जाके जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको ये डैमेज कर देते हैं। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स के डैमेज होने से मेमोरी नहीं रहती और एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन रुक जाता है और एंटीबॉडीज की कमी आने लगती है बॉडी में। ध्यान रखना, वायरस के इन्फेक्शन से हमेशा एंटीबॉडीज ही हमें बचाती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक का है, यानी कि काफी लेट हो जाती है और बॉडी एक वायरस की फैक्ट्री बन चुका होता है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट सेल्स को किल करने से जो है एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन रुक जाता है और जिससे धीरे धीरे इम्यूनिटी पावर कम होती चली जाती है और एक टाइम के बाद में इम्यून सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है और इतना ससेप्टिबल हो जाता है कि कोई भी नॉर्मल इंफेक्शन व्यक्ति में हो जाता है और कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं और एट द एंड व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है नाको। नाको की फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, आप सिर्फ एनसीईआरटी लेवल ही लर्न करें। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस सेक्टर में वर्क कर रही हैं अवेयरनेस फैलाने में, जिससे क्या है कि एड्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इसका प्रिवेंशन ही इसका क्योर है, इसका बचाव है, इसका बचाव ही इसका उपचार है, ये ध्यान रखें आप। तो अवॉइड द, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बात हो सकती है कि अगर वो एड्स से बचा रहना चाहता है तो अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अननोन पार्टनर। किसी भी अननोन व्यक्ति या महिला के साथ में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं बनाना चाहिए। सेकंड जो है, अगर किसी मदर को एड्स है तो प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेकर एड्स से बचा सकते हैं उसके बच्चे को एड्स से बचाया जा सकता है। थर्ड लेते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो प्रॉपर वो ब्लड जो है चेक होना चाहिए कि उसमें कोई भी इंफेक्शन नहीं है। थर्ड, अवॉइड द इंट्रावीनस इंजेक्शन, है ना, जो ड्रग्स का इंट्रावीनस इंजेक्शन है उसको अवॉइड करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए जिससे ये स्प्रेड ना हो पाए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर आपके कंप्लीट है। ठीक है, फिर से मैं एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट को रिवाइज कर देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगी 4 डेज आपका सेलिब्रेशन है तो उसमें आप जरूर पार्ट लें। ठीक है बच्चों, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें आप। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर आप कोई क्वेरीज पूछना चाह रहे हैं तो वो पूछ लें। मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों, जो प्राइमेट एनिमल्स हैं जैसे कि एप्स हैं, मंकीज हैं, ह्यूमंस हैं, तो इनमें जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट में हर महीने साइक्लिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो इन साइक्लिकल और हार्मोनल चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फीमेल है वो प्रिपेयर होती है प्रेगनेंसी के लिए, टू बियर द प्रेगनेंसी। समझ में आ गई बात आपके? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 12 या 13 इयर्स की एज में स्टार्ट होता है गर्ल्स के अंदर, जिसे हम मीनार्च कहते हैं, और 45 से 50 इयर्स की एज में ये पॉज हो जाता है जिसे हम मीनोपॉज कहते हैं। ओके, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 28 से 29 डेज रहता है। इन 28 से 29 डेज के इनिशियल जो 5 डेज हैं या 3 डेज हैं उस समय मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। फिर 5th डे या 7th डे को ब्लीडिंग रुक जाती है, फिर वापस से यूट्रस की जो वॉल है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है टू बियर द प्रेगनेंसी। 13 डे तक ऐसा चलता है। 14th डे को एक एग या ओव्यूम रिलीज होता है। ठीक है, एक ओव्यूम रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। 3 दिन तक एग की लाइफ रहती है। अगर उन 3 दिनों में अगर क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। 17th डे के बाद में इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जो यूट्रस की वॉल है वो लूज होना स्टार्ट हो जाती है
और 27 या 28 डे आते आते एकदम लूज हो जाती है। 28 डे के बाद में यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्लस ब्लड वेसल्स, डीजनरेटेड ओव्यूम, ये सब जो है ब्लड के साथ में बाहर रिलीज होते हैं। इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये कब होता है? इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से तो हर महीने ये साइक्लिकल चेंजेस पाए जाते हैं और फीमेल्स की बॉडी में इस दौरान हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगर अच्छा एक चीज और, अगर 14 से लेकर 17 डे के बीच में अगर मेल और फीमेल का क्रॉस होता है, स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, तो स्पर्म एंड ओव्यूम का फ्यूजन हो जाता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे जो पहली सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट में माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम वॉल जो है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम जो वॉल है वहां पर इम्प्लांट हो जाता है। ओके बच्चों, और इसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ जो 4 टर्म है मैं बता देता हूँ। एम्ब्रियो के अटैचमेंट को, यूट्रस की इनर वॉल से अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द इनर वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। शुरुआती 3 महीने में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। ठीक है, 3 महीने के बाद में एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बन जाती है यूट्रस की वॉल के अंदर, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज करता है और अदर हार्मोन भी रिलीज करता है प्रेगनेंसी के बाकी टाइम ड्यूरेशन में। प्लेसेंटा के सेंटर से एक कोड निकलती है जो बच्चे से, फिटस से कनेक्टेड रहती है। माँ का और बच्चे का कनेक्शन इस अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा के थ्रू रहता है। फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लेसेंटा के थ्रू। साथ ही साथ जो फीटस वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो भी एक्सचेंज होता है। ओके बच्चों, फिर लेते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड जो है 9 मंथ या 270 या 280 डेज का होता है ह्यूमन के अंदर। जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो बच्चे की डिलीवरी को, बच्चे का मदर की बॉडी से 9 मंथ के बाद बाहर निकलना, इसे हम कहते हैं पार्टूरेशन। क्या कहते हैं? पार्टूरेशन। Parturition. The delivery of the baby. The delivery of the baby outside the female's body is called parturition. और मिल्क सिक्रेशन को कहते हैं हम लैक्टेशन। मिल्क सिक्रेशन को क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है कुछ समय, थोड़े टाइम बाद जो मदर है उनमें मिल्क का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, इसे हम कहते हैं लैक्टेशन। क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। और बच्चों एक चीज और बताऊं आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ये बनता हाइपोथैलेमस में है, इसे हम बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी टाइम जब कंप्लीट हो जाता है तो उस समय यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को इंटेंस कर देता है, जिससे लेबर पेन होता है और बच्चे को पुश लगता है, फीटस को पुश लगता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है मदर की बॉडी से बाहर, इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। और जब बच्चा मिल्क सक करता है मदर के ब्रेस्ट से, तो मिल्क का जो इजेक्शन होता है वो भी ऑक्सीटोसिन के कारण से ही होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। टेंथ क्लास ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो नया चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, जब भी अपनी नई क्लास लगेगी, नेक्स्ट क्लास लगेगी। आपको यदि कोई भी डाउट्स हैं आप हैंड रेज कर दें।